हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का बूस्ट प्लस अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं क्लास 10 का एसिड बेस और सॉल्ट। कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा था, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरीके से हम एसिड बेस और सॉल्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा कंपोजिशन हमारा एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक रिविज़न कर लेते हैं जो कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एसिड की बात करें तो हमेशा जो भी एसिड्स होते हैं उनमें हमको हाइड्रोजन आयन दिखाई पड़ता है, यानी कि H+ आयन। और इसके एग्जांपल्स की बात करी थी तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे एसिड्स होते थे। एसिडस एक टर्म है, उससे एसिड का ओरिजिन माना जाता है। टेस्ट की बात करें तो एसिड सोर टेस्ट में होते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स में कैटेगराइज करा गया था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मैक्सिमम होते थे वाटर में जब सॉल्यूट करते थे, जबकि जो वीक एसिड्स होते थे उसमें हाइड्रोजन आयन कम होते थे। जैसे वीक एसिड्स की बात करिए तो CH3COOH या H3PO4 इस तरह के कंपाउंड थे। और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl, H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बेस। तो बेस में हमने देखा था हाइड्रोक्साइड आयन हमको दिखाई पड़ता है, यानी कि OH-। एग्जाम्पल की बात करें तो KOH, NaOH और CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको भी स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड किया गया था। नेचुरल और मिनरल एसिड्स की बात करी गई थी। तमाम एसिड्स जो होते हैं नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे हमारे कर्ड में, लेमन में, टोमेटो में, ऑरेंज में। उसके लिए मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई थी, इस लिस्ट को आप लोगों को लर्न करना है। इसके अलावा जो मिनरल एसिड्स होते थे वो लैब में बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से बेस की हमने बात करी थी कि जो बेस का नेचर होता है सोपी नेचर होता है। और बेसिकली बेस जो होते हैं वो डिटर्जेंट या वाइट वॉश, सोप वगैरह में पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि एक तो वाटर में सॉल्यूबल होने पर हाइड्रोजन आयन देना या OH आयन देना, ये पहचानने का तरीका होता है। एक कलर से भी पहचाना जा सकता है कि ये जो कंपाउंड, ये जो भी दिया गया है हमको, ये एसिड है या बेस है। इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे इंडिकेटर्स से कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस इंडिकेटर पे क्या इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं और पहचानते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इसके अलावा हम लोग केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एसिड और बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और कल इसका लास्ट लेक्चर करेंगे, जो बची हुई मिसलेनियस चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना जिनके कलर में चेंज होता है। अगर हम उनमें एसिड और बेस का टेस्ट करना चाहते हैं तो बाय द वे मेरे पास कोई एक केमिकल है, मैंने उसको किसी इंडिकेटर के ऊपर डाला। अगर वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा तो अलग अलग कलर्स डिफाइन करेगा। तो उन कलर्स के हिसाब से हम पहचानते हैं कि इसका कलर अगर रेड से ब्लू हो गया तो ये कौन सा एसिड होगा कि बेस होगा। अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ तब क्या होगा। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंस विच इंडिकेट बाय चेंजिंग इन कलर आफ्टर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस, यानी कि एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिनके कलर में चेंज होता है अगर हम एसिड और बेस के लिए टेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो इंडिकेटर्स जो मेनली डिवाइड करे गए हैं वो 2 टाइप्स के, एक नेचुरल इंडिकेटर्स, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स उसी तरीके के जैसे हम लोगों ने एसिड पढ़े थे कि नेचुरली पाए जाते हैं, उसी तरह कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो नेचर में ही पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, इनको हम बोल सकते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और भी कई एग्जांपल्स हैं, वो मिसलिनियस में कल बताएंगे आपको। अभी जो मेन होते हैं, जो मेनली आपको पेपर में मिलेगा, लिटमस में कलर चेंज के हिसाब से हम लोग पहचानते हैं, या रेड कैबेज जो होता है उसकी लीव्स होती हैं, यानी कि बंद गोभी उसकी लीव्स, टर्मरिक हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरीके से जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको मेथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं मैन मेड, जो लैब्स में बनाए जाते हैं। जबकि जो लिटमस है, टर्मरिक है और रेड कैबेज है, आप लोगों को पता है नेचुरली नेचर में पाया जाता है। तो 2 तरीके के इंडिकेटर्स हमारे हो गए। और ये इंडिकेटर्स हमको बताते हैं कि जो भी सब्सटेंस हम चेक करने जा रहे हैं ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उसके कलर में चेंज होने के बाद में। इसी तरीके से इसको और डिवाइड कर दिया गया। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स,
कुछ में कलर चेंज होता है, कुछ में स्मेल चेंज होती है। तो अगर स्मेल चेंज से भी हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किस टाइप के हमारे एसिड हैं या बेस हैं, किस तरीके के हैं। जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वनीला है, ओनियन है, क्लोव है, कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, तो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर स्मेल। यानी कि मेरे पास दो तरीके हैं एसिड और बेस चेक करने के, या तो कलर चेंज की प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे या तो स्मेल की चेक करेंगे। इसी के बाद में एक और टाइप होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सोल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अवेलेबल बोथ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सोल्यूशन। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, तो वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोप्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेथाइल रेड, ब्रोमोथाइल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, ये सारे हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं। यानी कि इनमें pH वैल्यू में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है pH वैल्यू के हिसाब से। अब pH वैल्यू क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर अलग से बना दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा pH वैल्यू क्या होती है। यानी कि 4 तरीके के हमने इंडिकेटर पढ़े। एक तो नेचुरल इंडिकेटर, जैसे मेरा टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, और सबसे इम्पोर्टेंट लिटमस। इसके बाद में हमारा जो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, उसमें आते हैं मेथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जहाँ पर कलर ना चेंज हो करके स्मेल चेंज हो रही होती है, जैसे वनीला, ओनियन। और उसके बाद में यूनिवर्सल इंडिकेटर, जहाँ पर pH वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कि 1 से 14 तक होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, वाटर हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेथाइल रेड है। तो बेसिकली जो इंडिकेटर्स का यूज़ हुआ है वो हम लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा हम स्मेल और कलर चेंज से भी ये पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेसिक नेचर की है। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से हम पहचानेंगे कौन सा कलर चेंज होने पर क्या होगा। जैसे अगर हम रेड लिटमस की बात करें तो इसका कलर होता है रेड। अब रेड लिटमस है तो उसका कलर रेड होगा। अगर इसमें हमने कोई सब्सटेंस डाला और इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है तो हम बोलेंगे ये किस नेचर का है, ये एसिड नेचर का है। लेकिन अगर रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो ये हो जाता है बेसिक नेचर का, यानी कि ये सब्सटेंस जो भी हम चेक कर रहे थे ये बेस है। इसी तरीके से जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर ब्लू होता है। अगर ब्लू कलर रेड में चेंज हो गया तो ये एसिड नेचर है, और अगर ब्लू कलर किसी में चेंज नहीं हुआ तो ये बेसिक नेचर का होता है। टर्मरिक आप सबको पता है येलो कलर की होती है। अगर इसके ऊपर हम कोई एक लिक्विड लिक्विड की एक ड्रॉप डालते हैं टेस्टिंग करने के लिए, और येलो का येलो ही कलर बना रहता है, यानी कि ये जो हमने लिक्विड डाला था ये किस नेचर का है, एसिड नेचर का है। जबकि अगर ये रेडिश ब्राउन हो जाए तब हम बोलेंगे कि ये जो लिक्विड हमने टर्मरिक के ऊपर डाला था येलो कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया, यानी कि हम जो भी लिक्विड ये डाल रहे हैं वो बेस नेचर का है। तो अब लिटमस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो लिटमस से याद करने का तरीका यही है कि 2 तरीके के लिटमस बेसिकली यूज़ करे जाते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है तो बेस है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है तो एसिड है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जबकि अगर रेड लिटमस में किसी तरह का कोई कलर में चेंज नहीं आता तो ये एसिड होगा, जबकि ब्लू लिटमस के अगर कलर में चेंज नहीं आता तो वो बेस होगा। इसी तरीके से अगर हम रेड कैबेज जूस की बात करें, जो हमने बताया था आपको, रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर इसका कलर पर्पल होता है, हमको मालूम है, अगर कोई लिक्विड इसके ऊपर ड्रॉप डाली हमने और इसका पर्पल कलर से रेडिश कलर हो गया, यानी कि ये एसिड हमने डाला हुआ है। और अगर इसका कलर ग्रीनिश येलो हो गया तो ये बेसिक नेचर का हो गया। इसी तरीके से फिनोप्थलीन, जिसका कोई कलर नहीं होता है, अगर उसमें कोई लिक्विड डालने पर उसके कलर लेस की जो मतलब कोई कलर नहीं है और तब लिक्विड डालने के बाद भी कोई कलर में चेंज नहीं हुआ तो वो होगा एसिड। जबकि अगर इसका कलर पिंक हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेस। इसी तरीके से ओनियन की बात करें तो ओनियन का कोई फिक्स कलर इस टाइप का नहीं है, क्योंकि तमाम ओनियन वाइट कलर के भी होते हैं, तमाम रेड कलर के भी होते हैं, तो कलर इसका डिफाइंड नहीं है। यानी कि अगर इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है स्मेल की, तो अगर इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगी तो ओनियन हमने पढ़ा था कि कौन सा इंडिकेटर होता है, हमारे स्मेल के हिसाब से चलते हैं ये। तो अगर इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा तो हम बोलेंगे एसिड है। अगर इसकी स्मेल वैनिसेस हो जाती है तो हम बोलेंगे ये जो लिक्विड हमने इस पर डाला हुआ है वो बेसिक नेचर का है। वनीला में भी स्मेल की बात होगी, अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो नेचुरल स्मेल है वही बनी रहती है, तो ये हमारा एक एसिड है।
जबकि अगर स्मेल चेंज हो जाती है तो हम बोलते हैं ये एक बेस है। तो हमको ये पूरी लिस्ट याद रखनी है कि रेड लिटमस, ब्लू लिटमस में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा फिनोप्थिलीन, मेथाइल ऑरेंज में क्या इफेक्ट पड़ता है, ओनियन वनीला में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमें पूरी टेबल याद रखनी है। तो इंडिकेटर हमारे क्या हो गए, इंडिकेटर भी एक एसिड और बेस पहचानने का तरीका है जिसको हम स्मेल या कलर चेंज के थ्रू पहचान सकते हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड करा हमने, नेचुरल, सिंथेटिक, और एक बार फिर से देख लीजिए, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्ट्री और यूनिवर्सल। अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में हमारे रेड कैबेज आ गया, ओनियन आ गया, और अगर हम अपने सिंथेटिक की बात करें तो फिनोप्थिलीन आ गया, मेथाइल ऑरेंज आ गया। अगर हम ऑल फैक्ट्री की बात करें तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं उनमें हमारा क्या आता है, उसमें स्मेल की बात हो रही होती है, ऑर्डर की बात हो रही होती है, वनीला, ओनियन। और अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो वहाँ पर भी कलर चेंज होता है, लेकिन पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, सोडियम सॉल्ट, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद करने हैं या अपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद हमने चेंजमेंट देखा कि रेड लिटमस में कलर किस तरीके से चेंज होगा, तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप लोगों को नोट करनी है और इसको रिवाइज़ करना है और अपने दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। तो एसिड्स की सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो आपको उसकी डेफिनेशन में ही पता है कि इसका टेस्ट जो होता है सोर होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये भी आपने देखा है। और दे आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि अगर हमारी स्किन में एसिड पड़ता है तो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कल हम मिसलेनियस में देखेंगे। अभी हम केवल बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि इंडिकेटर्स का एक्शन इसमें क्या होता है। तो जब भी लिटमस में हमने देखा कि इसको डाला जाता है तो जो रेड कलर का लिटमस होता है वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये हो गई। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, तो मान लीजिए हमने एसिड लिया हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और उसकी जिंक के साथ में रिएक्शन करा दी। तो जब भी हम मेटल के साथ में किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब सॉल्ट कैसे पहचानेंगे, कौन सा सॉल्ट होता है, तो हमने ये देखा था जब हम सॉल्ट पढ़ रहे थे कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होता था, ख़त्म हो जाता था, और उसकी जगह में आप लोग क्लोरीन को समझ लीजिए कि अगर आपको क्लोराइड दिखाई पड़ रहा है तो वो मेटल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने HCl में जिंक मिलाया है, तो जिससे कि ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। यानी कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई जाएगी तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर HCl और Zn लिया हुआ है, अगर हम H2SO4 प्लस Zn ले लेते, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट और Zn की जिंक की रिएक्शन करा देते, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती। अगर हम HNO3 ले लेते यानी कि नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ में, तो HNO3 प्लस जिंक अगर करते तो उसमें जिंक का नाइट्रेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जो हमें मेन स्टेटमेंट याद रखना है या समझ दिमाग में रखना है वो ये है कि एसिड में अगर मेटल मिलाएंगे तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, यानी क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दें किसी भी एसिड से, HCl से अगर हमने करा दी तो एल्युमिनियम का क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयरन की अगर करा दें तो आयरन का क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसिड की होती है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो तब भी सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलता है। तो एसिड की जितनी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी मैक्सिमम में सॉल्ट तो बन ही रहा होगा, ये पक्का है। अभी आपने फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड नंबर रिएक्शन जो देखी इसमें मेटल की रिएक्शन कराई, उसमें भी सॉल्ट बना, जिंक क्लोराइड बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है, या कोई और मेटल ले लें आप तो उसका सिल्वर अगर ले लेते हैं सिल्वर का क्लोराइड बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराई तो हमने यहाँ Na2CO3 लिया है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन HCl से करा दी हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है वो है आपका सॉल्ट। यहाँ पर बना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट हो गया। साथ में जो एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकलेगा वो है आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम रिएक्शन आपकी बाइकार्बोनेट्स के साथ भी होती है कि अगर हम बाइकार्बोनेट में भी एसिड मिला दें तब भी सॉल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी कि हमने जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हुआ है NaCO3, उसकी रिएक्शन हमने HCl से कराई तो NaCl बना, वाटर निकला और CO2 गैस निकली। तो तीनों रिएक्शन आपने देखी, मेटल के साथ में, कार्बोनेट्स के साथ में, बाइकार्बोनेट्स के साथ में, तीनों के साथ में जो है आपका मेटल तो बन ही रहा है।
अब बाई प्रोडक्ट जो निकलना है वो अलग की चीज़ है कि मेटल के साथ कराने में हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की रिएक्शन लगभग बल्कि एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम परफेक्टली बिल्कुल सेम है। जो उसका रिजल्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें आपका सॉल्ट बनना है, वाटर निकलना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी है। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है कि जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, और यही रिएक्शन आपको जस्ट वाइस वर्सा पढ़नी होगी जब बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि बेस एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तब भी वही चीज़ होने वाली है, सॉल्ट बनेगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी HCl की हमने NaOH से रिएक्शन कराई, HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है हमारा। तो एसिड की बेस से जब हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर भी हमारा एक सॉल्ट बन गया NaCl, और साथ में बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो वाटर है। तो जो आपको याद रखना है वो बाई प्रोडक्ट याद रखना है, क्योंकि एक आपका सॉल्ट तो निकलना ही निकलना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेटल से रिएक्शन कराई तब भी सॉल्ट निकला है, कार्बोनेट से कराई तब भी सॉल्ट, बाई कार्बोनेट से भी सॉल्ट, और बेस से कराई तब भी सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब या तो मेटल का क्लोराइड बनेगा, मेटल का सल्फेट बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा, ये हमारे सॉल्ट होते हैं। बस बाई प्रोडक्ट याद रखना है कि मेटल से जब कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकला, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट दोनों से वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और हमारा बेस से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकली, हाइड्रोजन नहीं निकला, बट वाटर निकला। तो ये कॉमन चीज़ है इन सारी रिएक्शंस में, तो इन रिएक्शंस को आसानी समझा जा सकता है। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करा जाता है इसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, आपको पीरियोडिक टेबल का जब लेक्चर डालेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अब बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बेस की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, और बेस की प्रॉपर्टीज़ के साथ में जो मिसलेनियस एसिड और बेस से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज़ हैं और भी पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं बहुत छोटे छोटे लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत छोटे लेक्चर में आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी लेक्चर होगा तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा इंडिकेटर्स 4 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं वो नेचुरली फाउंड होते हैं, सीधी सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है। जैसे हमारा लिटमस हो गया हमारा। अब लिटमस मिलता कहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिटमस जो लीची एक फल होता है उसकी लीफ से मिलता है। रेड कैबेज हो गया, ये भी नेचुरली पाया जाता है, एक वेजिटेबल है। और इसके अलावा हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है उसके एग्जांपल क्या हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया। ये दोनों इन दोनों में की जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो कलर के हिसाब से चेंज होती हैं। अब इसके बाद बात आती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो चेंज होती है ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि स्मेल के हिसाब से। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वनीला हो गया, ओनियन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी कलर चेंज होगा, बट पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे सोडियम सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। फिर हमने देखा कि लिटमस पे इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, मेथाइल ऑरेंज पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, कि रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है तो क्या होता है, या ब्लू लिटमस रेड हो गया तो क्या होता है। तो वो सारी आपको टेबल याद रखनी है। इसके बाद में एसिड की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। एसिड हमारी स्किन के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, कोरोसिव होता है। और अगर और प्रॉपर्टी की बात करें, एसिड में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। अगर फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला हमने देखा मेटल के साथ रिएक्शन सॉल्ट बनेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन तब भी सॉल्ट बना, बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन तब भी सॉल्ट बना, और जब हमने रिएक्शन बेस से कराई तब भी सॉल्ट बना। यानी कि एक प्रोडक्ट तो हर रिएक्शन में बनना है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जब भी पढ़ेंगे तो सॉल्ट तो बनना ही बनना है। फिर सॉल्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, क्लोराइड होगा या आपका सल्फेट होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ये सारी चीज़ें आपकी, बल्कि सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, ये सारे आपके, या क्लोराइड होगा, ये आपके सॉल्ट पहचानने के तरीके हैं कि जिंक क्लोराइड बना, जिंक सल्फेट बना, जिंक नाइट्रेट बना, तो हम समझ जाएंगे सॉल्ट बन रहा है। बस बाई प्रोडक्ट याद रखना है कि जब मेटल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जब कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जब हम लोग बेस से रिएक्शन कराएंगे तब हमारा केवल वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर है, नोट्स बनाइए। और आज ये सेकंड लेक्चर है। अब कल थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेस की, इससे मिसलेनियस जिससे जितने भी और बचे हुए पॉइंट्स हैं उनकी, अच्छे अच्छे पॉइंट्स की। और इसका फोर्थ लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे।
और इस टॉपिक को वहीं पर एंड करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ करिए। थैंक यू वेरी मच।